हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर स्कीम के तहत जो हमारा सिलेबस है उसकी यूनिट नंबर फर्स्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट होने वाला है। अब देखिए स्टूडेंट, हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो हमारा पहला पॉइंट हमारे पास है। जो पहला पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है निर्देश तंत्र है। सबसे पहले समझते हैं कि निर्देश तंत्र क्या होता है। आज हमारा पहला पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र क्या होता है? वह निकाय या पिंड जिसके सापेक्ष किसी कण की स्थिति को व्यक्त किया जाता है उसे निर्देश तंत्र कहते हैं। यानी कि वो निकाय या पिंड जिसके सापेक्ष आप किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बता रहे हो कि वो ऑब्जेक्ट हमारे पास जो कण है वो गतिमान है या विराम अवस्था में, वो क्या कहलाता है? निर्देश तंत्र कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, मान के चलिए मैंने यहाँ रखा अपना पेन यहाँ रख दिया। अब ये पेन आपको देखिए स्थिर अवस्था में दिख रहा है। आप कैसे स्थिर अवस्था में बता सकते हो? जब ये मेरी बुक की रेस्पेक्ट में, यानी आपने किताब को देखा और किताब के रेस्पेक्ट में बोला सर ये पेन क्या है आपका? रुका हुआ है, विराम अवस्था में। इसका मतलब किताब मेरे लिए क्या हो गया? निर्देश तंत्र हो गया। इसी तरीके से हम एक और एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि जैसे ट्रेन में बैठा हुआ कोई व्यक्ति, ये कोई हमारे पास ट्रेन है, इसके अंदर हमारे पास कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है। अब इस व्यक्ति के लिए बाहर की सभी वस्तुएं क्या होगी? गतिमान होगी। गतिमान क्यों होगी? क्योंकि ट्रेन के सापेक्ष, तो ट्रेन के लिए निर्देश तंत्र हो गया। तो ट्रेन इस व्यक्ति के लिए क्या होगी? निर्देश तंत्र होगी। इसी तरीके से मान कीजिए एक व्यक्ति हमारे पास कहाँ खड़ा हुआ है? प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है। अब प्लेटफॉर्म पे जो व्यक्ति खड़ा हुआ है उसके लिए क्या है? ट्रेन गतिमान होगी। अब वो ट्रेन गतिमान कैसे बता रहा है? जब उसका भाई प्लेटफॉर्म स्थिर है, भाई जो प्लेटफॉर्म है वो कैसे स्थिर अवस्था में है और ट्रेन क्या है? गतिमान है। इसी के जब ये स्थिर है ना, इसके रेस्पेक्ट में इसको क्या बता रहा है? गतिमान बता रहा है। यानी इसके सापेक्ष, किसके सापेक्ष? इस प्लेटफॉर्म के सापेक्ष ये ट्रेन की स्थिति बता रहा है कि वो गतिमान है या स्थिर अवस्था में है। तो इसके लिए प्लेटफॉर्म क्या हो जाएगा? निर्देश तंत्र हो जाएगा। और अगर इसके अंदर बैठे हुए व्यक्ति की बात करें तो इस जो ट्रेन के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति है उसके लिए बाहर वाला व्यक्ति क्या होगा? वो बाहर वाला व्यक्ति कैसा होगा? गतिमान होगा। तो क्यों? क्योंकि ये खुद ट्रेन के साथ गतिमान है, तो बाहर वाला व्यक्ति इसके लिए गतिमान होगा। तो इसके लिए काम करें तो इसके लिए ट्रेन निर्देश तंत्र काम करेगी और इसके लिए ये निर्देश तंत्र काम करेंगे। तो समझ गए होंगे आप क्या, कि आप मान लीजिए पेन है, ये पेन रुका हुआ है या गतिमान है, आप कैसे बता रहे हो? जैसे कि ये पेपर है, पेपर रुका है इसके रेस्पेक्ट में, मान के लो पेन भी चल रहा है पेपर भी चल रहा है। देखो पेन भी चल रहा है पेपर भी चल रहा है, इसका मतलब क्या है? अब ये दोनों क्या है? इस बुक के रेस्पेक्ट में गतिमान है और ये पेन इस पेपर के रेस्पेक्ट में क्या होगा? स्थिर अवस्था में होगा। समझ में आ गया होगा कि आप किसी भी कण की स्थिति जिसके सापेक्ष बताते हो वो क्या होता है? हमारा निर्देश तंत्र होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है। अब हमें देखो निर्देश तंत्र हमारे पास, हमें समझ में आ गया निर्देश तंत्र क्या होता है। अब हम समझते हैं निर्देश तंत्र जुड़ी हुई कुछ सामान्य बातें। जैसे सामान्यतः जो हम निर्देश तंत्र का प्रयोग करते हैं स्टूडेंट, वो कौन सा होता है? आपका कार्तीय निर्देश तंत्र होता है। यानी जो भी सामान्य निर्देश हम प्रयोग करते हैं वो कैसा होता है? कार्तीय निर्देश तंत्र का हम यूज करते हैं। उसके बाद कार्तीय निर्देश तंत्र में परस्पर 3 लंबवत अक्ष होती है। कौन कौन सी? एक्स वाई जेड। आपने कार्तीय निर्देश तंत्र पढ़ रखा होगा। ये हमारा कार्तीय निर्देश तंत्र होता है, इसमें ये एक्स मान के चलो, ये वाई होता है, ये क्या होता है? हमारा जेड होता है। तो एक्स वाई जेड जो होते हैं 3 लंबवत अक्ष होते हैं, परस्पर 3 लंबवत। इसका मतलब क्या है कि एक्स और वाई के बीच का एंगल 90 डिग्री का होगा, वाई और जेड के बीच का एंगल 90 डिग्री का होगा और जेड और एक्स के बीच का एंगल भी कितना होगा? 90 डिग्री का होगा। परस्पर लंबवत अक्ष होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? एक्स वाई जेड कहते हैं, एक्स वाई और जेड कहते हैं, ठीक है। जिनके प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। मतलब क्या है कि ये लाइन और ये लाइन जहां जाके कट करती है उससे हम क्या कहते हैं? इसमें मूल बिंदु कहते हैं। उसके बाद कार्तीय निर्देश तंत्र में अगर आपको किसी भी कण के निर्देशांक देने तो आप कैसे दोगे? एक्स वाई जेड। मान के चलो इसके अंदर हमारे पास कोई पॉइंट मान के चलो पी है। अब इस पॉइंट की आपको स्थिति बतानी है तो इसके लिए आप क्या बोलोगे? इसके निर्देशांक कैसे बताओगे? एक्स वाई जेड। यानी इस निर्देश तंत्र में कोई भी पॉइंट होगा उसके निर्देशांक हमेशा आप क्या लोगे? एक्स वाई जेड लोगे, ठीक है। उसके बाद स्थिति सदिश कार्तीय तंत्र। उसके बाद देखिए कार्तीय निर्देश तंत्र के लिए इस सदिश होता है आर वेक्टर। इसका आर वेक्टर की वैल्यू क्या होती है? एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप के बराबर होती है। उसके बाद अगर इसमें बात करें एकांक सदिश, एकांक सदिश क्या होता है? आई कैप जे कैप के कैप होता है। ये आपको पता ही है कि आई कैप कहाँ होगा? एक्स एक्स में मिलेगा, जे कैप वाई के लिए और के कैप जेड के लिए होता है। उसके अलावा देखिए अगर इस कार्तीय से मान लीजिए मुझे कहीं ना कहीं इतनी सी लंबाई चाहिए, इतना सा एरिया चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे इसकी अल्पांश लंबाई। अल्पांश लंबाई कहा जाता है इतने से एरिया को, और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है आपको डी आर से, डी आर वैक्टर से, जिसकी वैल्यू होती है हमारे पास डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप के बराबर होती है। यानी हमें कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे छोटी सी लंबाई की जरूरत पड़ी है तो इसे क्या बोलेंगे हम? अल्पांश लंबाई। इसको व्यक्त करते हैं डी आर वैक्टर से और ये बराबर होती है डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप की होती है। अब देखिए स्टूडेंट, जैसे मान के चलो ये पेन है, आपने इस पेन को बोला या देख के बता दिया गतिमान है, ये रुका हुआ है। यानी देख के आप बता सकते हो कि सर ये गतिमान है, रुका हुआ है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इस निर्देश तंत्र में ये जो कण हमारे पास पी है ये गतिमान है या रुका हुआ है, तो आप यहाँ नहीं बता सकते। तो हम ये सीखेंगे अब क्या,
कि अगर निर्देश तंत्र के सापेक्ष हम कैसे बताएं कि कण गतिमान होगा या विराम अवस्था में। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि किसी कण के सब निर्देशांक समय के साथ अपरिवर्तित रहते हैं तो वह विराम अवस्था कहलाती है। कहने का मतलब क्या है कि मान के चलो t बराबर t1 समय पर हमारे पास कण कहाँ था, यहीं पे था। अब मान के चलो t बराबर t2 समय पर भी कण यहीं रहे, मतलब t1 समय पर क्या निर्देशांक क्या थे, एक्स वाई जेड थे, और t2 समय पर भी निर्देशांक क्या रहे, एक्स वाई जेड रहे। तब हम कह देंगे कि ये कण क्या है, स्थिर अवस्था में या विराम अवस्था में है। ठीक है, लेकिन यदि किसी कण के सभी निर्देशांक समय के साथ परिवर्तित होते हैं तो वह वस्तु गतिमान कहलाती है। कहने का मतलब क्या है कि अगर t1 पे ये थे और t2 पे ये, तब तो आप बोलोगे विराम अवस्था। लेकिन मान चलो t1 पे तो हमारे पास थे एक्स वाई जेड, और t2 समय पर ये निर्देशांक हो जाएगा किसी कारण से x2 y2 या z2। ये मान के चलो x1 y1 z1 थे, कब, t1 समय पर। t2 समय में मान के चलो इस पार्टिकल के हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या हो जाए, x2 y2 z2, यानी क्या हुआ, कोऑर्डिनेट चेंज हो गए, परिवर्तित हो गए। तब हम क्या बोलेंगे कि ये जो कण है निर्देश तंत्र में क्या है, गतिमान अवस्था में है। समझ में आ गया कि विराम अवस्था में हो गया, गतिमान अवस्था में आ गया। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो आपको निर्देश तंत्र के बारे में जानना जरूरी था। अब बढ़ते देखिए हम आगे। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे सिलेबस में निर्देश तंत्र दो प्रकार के होते हैं। जो हमारे सिलेबस में दे रखा है वो कौन कौन सा है, पहला है जड़त्वीय निर्देश तंत्र, दूसरा क्या है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। हम इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो देखिए पहले हम डिस्कस करते हैं कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है। चलिए ये हम इसकी डेफिनेशन पहले रीड करते हैं, उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं। जड़त्वीय निर्देश तंत्र किसे कहते हैं, यदि किसी कण पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो, अर्थात बाह्य बल का मान शून्य हो, तो वह निर्देश तंत्र जिसके सापेक्ष कण की गति त्वरण रहित दिखाई देती है जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। कहने का मतलब क्या है कि आपके पास मान के चलो कोई पार्टिकल है हमारे पास, ठीक है, ये कोई पार्टिकल है, इसके ऊपर आपने फोर्स नहीं लगाया, यानी एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू क्या है, 0, फोर्स नहीं लग रहा और ये पार्टिकल है। तब अगर इस पार्टिकल की जो गति है, यानी कण की जो गति है वो कैसी दिखाई दे आपको, त्वरण रहित। त्वरण रहित का मतलब क्या है कि इसके अंदर एक्सीलरेट त्वरण नहीं हो रहा है। अब त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन होता है। अब त्वरण नहीं हो रहा मतलब क्या है, इसका वेग में परिवर्तन नहीं होगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि बाह्य बल नहीं लग रहा तो त्वरण रहित दिखाई देती है। यानी क्या है, इसमें क्या रहेगा कि भैया जो इसका वेग होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्योंकि तो अगर वेग में चेंजेस हो जाए तो त्वरण परसेंट हो जाएगा, लेकिन हम डेफिनेशन में क्या कह रहे हैं, त्वरण रहित दिखाई दे, यानी त्वरण नहीं होगा उसके अंदर। त्वरण कब नहीं होगा, इसका मतलब क्या है, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। यानी कि हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र कैसे निर्देश तंत्र होते हैं, यदि किसी कण पर बाह्य बल नहीं लग रहा हो और उसके अंदर मान के चलो उसकी वेलोसिटी चेंजेस नहीं हो रही, तो क्या कहलाएंगे, सारे सारे जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाएंगे। इसकी डेफिनेशन वापस रीड करते हैं कि यदि किसी कण पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, मान के चलो कण हमारे पास जल रहा है, गति कर रहा है, इस पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, तब अगर उस आपको तब आपने बाह्य बल नहीं लग रहा है, तो अब अगर बाह्य बल नहीं लग रहा है तब याद रखना कि उसके साथ वो निर्देश तंत्र जिसके सापेक्ष आप कण की गति को त्वरण रहित दिखाई दे रहे हो वो क्या कहलाएगा, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाएगा। अब हम इसका मैथमेटिकल समझ लेते हैं। एक बार देखिए, हम मान लेते हैं कि माना कोई कण पर बाह्य बल नहीं लग रहा है, तो हमारा पता है बाह्य बल नहीं लग रहा मतलब एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब हम जानते हैं न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से एफ बराबर क्या होता है, एम ए होता है। अब ए बराबर आप जानते हो, ए बराबर क्या होता है, d2x/dt स्क्वायर होता है। अब यहाँ एक्स की जगह हम किसकी बात करेंगे, आर की, क्योंकि यहाँ आर क्या है, स्थिति सदिश होती है, हम निर्देश तंत्र की बात करें, और यहाँ विस्थापन होता है तो यहाँ स्थिति सदिश तंत्र आएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, d2r/dt स्क्वायर। अब समीकरण 1 से f की वैल्यू क्या है, 0, तो हम f की वैल्यू क्या रख देंगे, 0 इजिकल्स टू आ जाएगा m d2r/dt स्क्वायर। अब m क्या है, मास है, इधर आगे किसमें चला जाएगा, 0 में चला जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, देखिए d2r/dt स्क्वायर। क्या मैं d2r/dt कैसे लिख सकता हूँ, dy/dt, और dr/dt बिल्कुल लिख सकते हैं। हम जानते हैं dr/dt क्या होगा, हमारे पास वेग हो जाएगा। तो देखिए इधर dr/dt की जगह तो क्या आ गया, v, और dv/dt हमारे पास एज इट इज। अब हम जानते थे कि मैथ में होता है, अगर आपने किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी किसी फंक्शन का अवकलन किया और उसका अवकलन 0 आ जाता है, कब आ सकता है वो 0 आ जाता है, इसका मतलब क्या है कि वो फंक्शन जो है वो क्या है, कांस्टेंट। क्योंकि हम जानते हैं भाई dy/dx अगर यहाँ कांस्टेंट फंक्शन हो तब उसका अवकलन क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब क्या है, किसी फंक्शन का अवकलन 0 आ रहा है, इसका मतलब फंक्शन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब यहाँ देखिए हमने v का t के सापेक्ष अवकलन किया, वो क्या आ रहा है हमारे पास, 0 आ रहा है, इसका मतलब v क्या होगा हमारे पास, कांस्टेंट हो जाएगा। और यही मैंने आपको समझाया था कि जब भाई त्वरण लग ही नहीं रहा है, त्वरण हो ही नहीं रहा, मतलब वेग में चेंज नहीं हो रहा, तो वेग क्या होगा हमारे पास, कांस्टेंट होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना कि आप कैसे पहचानोगे कि दिया गया निर्देश तंत्र जड़त्वीय है या नहीं है। अगर उस निर्देश तंत्र में वेग अगर चेंज नहीं हो रहा, वेग कांस्टेंट है, तो वो कैसा निर्देश तंत्र होगा, जड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा।
उसके बाद देखिए हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कि स्थिर या एक समान वेग से गतिमान कार। स्थिर या एक समान वेग से गतिमान कार किसका उदाहरण है? जड़त्वीय निर्देश तंत्र का। क्यों है वो समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ स्थिर या एक समान वेग यानी वेग क्या है उसका कांस्टेंट है। जब वेग कांस्टेंट है तो त्वरण रहित दिखाई देगी हमें, ठीक है। उसी तरीके से स्थिर या एक समान वेग से गतिशील लिफ्ट भी किसका उदाहरण है? आपका जड़त्वीय निर्देश तंत्र का उदाहरण है। अब देखिए आपको कुछ बातें हैं जो जड़त्वीय निर्देश तंत्र के बारे में ध्यान में रखनी होती है। देखिए कौन कौन सी है। पहला कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र में न्यूटन की गति के नियम लागू होते हैं, यानी न्यूटन का जो फर्स्ट और सेकंड लॉ है वो हमेशा क्या होता है? फॉलो होता है। किसमें? जड़त्वीय निर्देश तंत्र में। ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा देखिए स्थिर या नियत वेग से गतिशील प्रेक्षक के लिए निर्देश तंत्र हमेशा कैसा होता है? जड़त्वीय होता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको कोई दे दिया जाए, कोई जड़त्वीय, जैसे आपको कोई निर्देश तंत्र दे दिया जाए, ठीक है, और आपको पहचान ना हो कि वो जड़त्वीय है या नहीं है, तो आप क्या चेक करोगे? उसकी वेलोसिटी, कि उसका वेग कांस्टेंट है या नहीं है। अगर वेग कांस्टेंट है तो वो जड़त्वीय का उदाहरण है, और वेग कांस्टेंट नहीं है तो वो जड़त्वीय नहीं है। यही चीज़ यहाँ पे बोला है कि स्थिर या नियत वेग से गतिशील प्रेक्षक के लिए जो निर्देश तंत्र होगा वो सदैव कैसा होगा? हमेशा जड़त्वीय होगा। ये हमारा जड़त्वीय निर्देश तंत्र का टॉपिक था। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे क्या? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। सेम डेफिनेशन देखिए क्या है कि वह निर्देश तंत्र जिसके सापेक्ष कण की गति बाह्य बल की अनुपस्थिति में भी त्वरित दिखाई देती है। ध्यान रखना, में भी त्वरित दिखाई देती है, उसे अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। पहले इस लाइन को समझते हैं उसके बाद आते हैं। कहने का मतलब क्या है कि पहले वाले में हमने क्या कहा था? एक्सटर्नल फोर्स जीरो था। इस बार भी एक्सटर्नल फोर्स क्या है? जीरो। यानी बाह्य बल यहाँ भी जीरो था, यहाँ भी जीरो था। बस दोनों में फर्क क्या है कि यहाँ तो त्वरण रहित दिखाई दे रही थी और यहाँ त्वरित दिखाई दे रही है। मतलब इसमें एक्सीलरेशन क्या हो रहा है? इसमें एक्सीलरेशन प्रेजेंट हमारे पास नहीं है, यानी इसमें त्वरण प्रेजेंट नहीं है। त्वरण इस यानी इसमें वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। इसमें त्वरण हो रहा है। अब त्वरण हो रहा है इसका मतलब क्या है कि उसके वेग में कहीं ना कहीं चेंजेस तो हो रहा है, यानी वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं, यानी वेग में परिवर्तन हो रहा है। तो याद रखना डिफरेंस क्या आ गई? अजड़त्वीय निर्देश तंत्रों में वेग में हमेशा क्या होगा? परिवर्तन होगा, तभी वस्तु क्या दिखाई देगी? त्वरित दिखाई देगी, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ऐसे निर्देश तंत्रों में न्यूटन के नियम लागू नहीं होते। ये आपको रिमेंबर रखना है क्या कि ऐसे निर्देश तंत्रों में न्यूटन के नियम लागू नहीं होते हैं। अब इसका उदाहरण देखते हैं। देखिए एक बार कि स्थिर या एक मिनट की स्थिर या एक समान वेग से गतिशील लिफ्ट किसका उदाहरण होती है? जड़त्वीय निर्देश तंत्र का, क्योंकि वेग क्या है यहाँ पे? स्थिर या एक समान है। परंतु त्वरित या अवमंदित लिफ्ट किसका उदाहरण होगी? जड़त्वीय निर्देश तंत्र का उदाहरण होती है, ठीक है। यानी मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ, अगर किसी निर्देश तंत्र कोई निर्देश तंत्र आपको दे, उसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो आप बोलोगे कौन सा उदाहरण है? वो जड़त्वीय का। किसका उदाहरण है? जड़त्वीय का। लेकिन अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो किसका उदाहरण होगा हमारे पास? अजड़त्वीय का। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ओके। इसी के साथ हमारा जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब देखिए कई बार क्वेश्चन क्या करता है ना, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए वो इन दोनों में डिफरेंस भी पूछ लेता है कि बताओ जड़त्वीय तथा अजड़त्वीय निर्देश में अंतर क्या होता है। तो हम एक बार अंतर भी देख ले, दोनों में अंतर क्या होता है। चलिए देखिए, सबसे पहले हमने कहा जड़त्वीय निर्देश तंत्र, यहाँ है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, आप लिख लेना। अब देखिए अंतर देखते हैं। पहला हमने जड़त्वीय निर्देश तंत्र पढ़ा, उसमें हमने क्या पढ़ा कि इस निर्देश तंत्र में न्यूटन के प्रथम व द्वितीय नियम लागू होते हैं। लेकिन हमने जब अजड़त्वीय पढ़ा तब हमने वहाँ पे अभी पीछे पीछे मेंशन किया इस लाइन में कि इसमें न्यूटन के नियम लागू नहीं होते, तो हमने यहाँ मेंशन कर दिया कि इस निर्देश तंत्र में न्यूटन के प्रथम व द्वितीय नियम लागू नहीं होते। पहला डिफरेंस हमारे पास ये हो गया। उसके बाद सेकंड देखिए कि इसमें बाह्य बल की अनुपस्थिति होने पर कण की गति कैसी दिखाई दे रही थी? त्वरण रहित, यानी त्वरण नहीं था। लेकिन इसमें बाह्य बल की अनुपस्थिति होने पर भी कण की गति कैसी दिखाई दे रही? त्वरित, मतलब इसमें त्वरण होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए जड़त्वीय निर्देश तंत्र में कण का वेग, मैंने बताया था कण का वेग क्या होता है? कांस्टेंट, नियत रहता है। जबकि अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में कण का वेग अपरिवर्तित होता रहता है, यानी इसमें बार बार चेंज होता रहता है। उसके बाद देखिए उदाहरण, स्थिर या एक समान वेग से गतिशील लिफ्ट क्या हो जाएगी? जड़त्वीय निर्देश, यानी उसका वेग क्या है? मैंने बोला ना वेग कांस्टेंट होना चाहिए। मेन दिक्कत यही, मेन बात आपको यही याद रखनी है। इसमें त्वरित या अवमंदित लिफ्ट, त्वरित मतलब त्वरण होगा तो वेग कांस्टेंट नहीं होगा, तो त्वरित या अवमंदित लिफ्ट किसका उदाहरण होती है? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र का होती है उदाहरण, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था जड़त्वीय तथा अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। इसके बाद देखिए अब हम देख लेते हैं हमने जो पढ़ा उसके एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। और कई स्टूडेंट को ये भी दिक्कत रहती है कि क्वेश्चन पूछ तो लिया सर, बट उसमें कितना लिखे ये भी आप हमें बता दो, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए पहला क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से पूछा जा सकता है कि निर्देश तंत्र को परिभाषित कीजिए। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया निर्देश तंत्र को परिभाषित कीजिए, तो आपको इसमें क्या लिखना है मैं बता देता हूँ। देखो आपको
ताकि आपको कोई डाउट ना हो। तो देखिए, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए क्या निर्देश तंत्र को परिभाषित कीजिए, तब आपको यहाँ से लेकर और यहाँ तक की डेफिनेशन लिखनी है। ये 1-1 नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप इतना लिख सकते हैं इसके अंदर। जिन स्टूडेंट को नहीं पता, जिनको पता है अच्छी बात है, लेकिन कई स्टूडेंट होते हैं जिनको नहीं पता होता सर कहाँ से कहाँ तक लेके, तो उनके लिए बता रहा हूँ ये, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कार्तीय निर्देशांक पद्धति से आप क्या समझते हैं, तो आपको इसमें लिखना है पहली बात यहाँ से कि कार्तीय निर्देशांक यहाँ से लो और ये सारी डिटेल लिख दो आप कि ये वाला यहाँ से। अगर क्वेश्चन आए कार्तीय निर्देशांक पद्धति से आप क्या समझते हैं, तब आपको यहाँ से यहाँ तक की चीज़ें मेंशन करनी है। इसके अंदर नोट्स के अंदर हमारे क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद कई बार वो पूछता है कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र को परिभाषित करें। सिंगल किसको पूछ लिया, जड़त्वीय को, या कई बार दे देता है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र को परिभाषित करें। दोनों को अलग अलग सेपरेट सेपरेट पूछता है। जब आपसे पूछा जाए जड़त्वीय निर्देश तंत्र को परिभाषित करें, तो ध्यान रखना कई स्टूडेंट यहीं तक लिखते हैं। अगर आप यहीं तक लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको यहाँ से स्टार्ट करना और लास्ट इसका एग्जाम्पल तक लिखना है। अगर आपसे सिंपल बोला जाए ना कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र को परिभाषित कीजिए, तो आप स्टार्ट करेंगे कहाँ से, जड़त्वीय निर्देश तंत्र से लेकर लास्ट यहाँ तक आना है, तब जाके आपको इसके पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से नोट नहीं लिखना है हालांकि। उसके बाद अगर आप बोला अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, आपको यहाँ से लेके स्टार्ट करना है और लास्ट यहाँ तक कंप्लीट करना है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए हमारे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। कई बार बोलता है वो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र का एक उदाहरण दीजिए। अब एक उदाहरण मांगा है किसका, अजड़त्वीय का, ऐसे ही पूछ सकता है। जड़त्वीय निर्देश तंत्र का आप एक उदाहरण दीजिए, ठीक है। जब एक एक उदाहरण की बात करी तो देखिए हमने दो उदाहरण लिख रखे इसके, तो एक उदाहरण इसमें से ये लिख देना आप, सॉरी ये दिख रहा है यहाँ वाला, ये लिख देना, और एक उदाहरण आप यहाँ से ये वाला मेंशन कर देना। उसके बाद जड़त्वीय तथा अजड़त्वीय निर्देश तंत्रों की परिभाषा दीजिए। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या था, सेपरेट सेपरेट पूछा, कई बार सेपरेट सेपरेट ना पूछ के दोनों को कंबाइंड पूछता, तो जो इनका आंसर लिखाना आपने वही सेम आंसर इन दोनों में लिखना है, वही कंप्लीट रूप से, ठीक है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए जड़त्वीय तथा अजड़त्वीय निर्देश तंत्रों में अंतर बताइए, देन आपको ये वाली टेबल जो मैंने बनाई यहाँ से यहाँ तक, ये कंप्लीट टेबल आपको मेंशन करनी है। इससे आपको पूरे नंबर एग्जाम में मिल जाएंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 था। आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।